हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए मैथ और फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में जो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग जो होते हैं मोस्ट। क्या होते हैं ये? मोस्ट होते हैं। और देखिए हमारा जो आज का अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे कैसे इजी डिफ्यूज में कैसे ज्ञात किया जाता है और कैसे कैसे इसे बनाया जाता है और कैसे इसकी थ्योरी लिखी जाती है, तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। देखिए जरा, क्या है कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। देखिए इसे लिखते कैसे हैं, तो हमने क्या मान लिया कि माना कि एक्स वाई एक क्या है, चालक तार है जो कि एक समान रूप से आवेशित है, वो भी कैसा है, धनावेशित है। अब देखिए बात करते हैं कि इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। अब देखिए इसके चारों तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय जो लागू होती है केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, ना कि खुले पृष्ठ के लिए। इसीलिए इससे क्या मान लेते हैं, एक बंद पृष्ठ की इसके चारों ओर कल्पना कर लेते हैं जो कि होता है बेलनाकार। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भैया जी एक बेलनाकार ही क्यों मानते हैं, तो आप जानते हो कि जो चालक तार होता है वो इसके आकार का होगा, यानी कि ऐसा होगा। और जब इसे चालक तार को मोटा करते जाते हैं तो एक सिलेंडर का रूप धारण कर लेता है, यानी कि बेलन का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए इसे कैसा माना जाता है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ना कि शंक्वाकार करते हैं और ना ही वृत्ताकार करते हैं। किसके रूप की करते हैं, एक शंकु के, उसके बेलन के आकार की कल्पना कर लेते हैं जो कि बंद पृष्ठ होता है। देखिए इसे अगर मान लिया जाए ऐसा करके, तो इसमें क्या है कि एक चालक तार को रख दिया जाए, इसके एक दोनों ओर से होकर के एक चालक तार को रख दिया जाता है अगर इसके अंदर, तो इसके चारों तरफ क्या कर लेते हैं, एक ऐसे बंद गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, जो कि किसके आकार का होता है, बेलनाकार होता है। क्योंकि एक जो चालक तार होगा वो भी किसके आकार का होगा, बेलन के आकार का होता है अगर उसके मोटाई को बढ़ाया जाता है। तो इसके जो पृष्ठ बनते हैं, सरफेस, वो कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। एक होता है ऊपर S1 जो कि इसके ऊपर होगा पृष्ठ, जो कि कैसा है, बंद है ऊपर से, और नीचे से भी कैसा होता है, ये बंद होता है। तो एक पृष्ठ ऊपर बनता है, एक पृष्ठ नीचे और एक पृष्ठ ये हो जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर के कितने पृष्ठ बनते हैं, 3 पृष्ठ बनते हैं। S1 S2 और S3 क्या माने गए हैं, इसमें 3 पृष्ठ माने गए हैं, जो कि ये समतल पृष्ठ है और ये भी समतल पृष्ठ होता है, लेकिन ये वक्र पृष्ठ होता है जो कि S3 होता है। अब देखिए यहां पर जो निकालते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर की ओर ही होती है। चाहे तो आप इससे मान सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक जैसी होती है, यानी कि एक ही तरफ को होगी। चाहे तो इधर को मान लो और चाहे इधर को मान लो, लेकिन माननी तो एक ही तरफ को पड़ेगी। यहां पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे करके होगी तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर ही होगी, और जबकि यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं पर होगी। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इनका जो होता है क्षेत्रफल सदिश, क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। ऊपर का जो क्षेत्रफल है अगर ये अल्पांश मान लिया जाए DA, और ये वाला भी जो क्षेत्रफल है तो अल्पांश मान लिया जाए कितना, DA। लेकिन ये जो होते हैं DA वेक्टर, ये होता है क्षेत्रफल सदिश। जो होता है आप जानते हो कि पृष्ठ से कैसा होते हैं, हमेशा ये लंबवत होता है क्षेत्रफल जो सदिश होता है। इसीलिए इसके बीच जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री। क्योंकि क्षेत्रफल ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E वेक्टर, और क्षेत्रफल सदिश यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच जो बीच का कोण बनेगा S1 पर, वो कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अब यहां की बात करते हैं, तो यहां पर कैसा होगा, इसका पृष्ठ जो है ये वाला है, और पृष्ठ से कैसा होता है, हमेशा क्षेत्रफल सदिश लंबवत होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी है, पृष्ठ से लंबवत है। यहां पर जब लंबवत होते हैं तो यहां पर ये एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। और समांतर होने के कारण हम जानते हैं इन दोनों के जो बीच कोण बनता है वो कितने का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। यहां पर भी ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, ना कि क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल सदिश होता है जो कि पृष्ठ से कैसा होगा, लंबवत होगा, यानी कि नीचे की ओर होता है ऐसे करके। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे करके है, तो यहां पर इन दोनों के जो बीच एंगल बनता है वो भी कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर के जो बीच कोण बनता है वो भी कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। आई होप कि आपको ये चित्र के बारे में समझ में आ गया होगा। और जिसकी लंबाई कितनी मानी है हमने, जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है उसकी लंबाई जो है वो कितनी है, L है। अब इसकी थ्योरी को कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल जैसा जैसा हम बनाते हैं वैसा वैसा क्या कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं। देखिए जरा कैसे लिखते हैं यहां पर, तो यहां पर लिख लेते हैं,
माना कि एक्स वाई एक चालक तार है, चालक तार है, क्या है, एक चालक तार है जो एक समान रूप से, जो एक समान रूप से क्या है, धनावेशित है, धनावेशित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व होगा, ना कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्योंकि ये क्या होता है, अगर हम किसी भी चालक तार को आवेश देने लगें तो उसकी लंबाई के अनुदिश जो आवेश का वितरण होता है उसे क्या कहते हैं, हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और जिस पर भी पृष्ठ पर होता है एक समान रूप से वितरित, जैसे कि इसे बोर्ड को मान लिया जाए, अगर इस पर पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे कहते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण। और अगर होता है आयतन के अनुदिश तो उसे कहते हैं हम आयतन आवेश वितरण, यानी कि एक समान रूप से वितरित होना, जिसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। लैम्डा से क्या करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। इससे r दूरी पर यहां पर कर लेते हैं, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, गणना करनी है, क्या करनी है, जिस पर गणना करनी है। यहां पे लिख देते हैं r त्रिज्या के एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो कि बिंदु P से होकर जाता है, जो कि बिंदु P से होकर गुजरता है तथा जिसकी लंबाई क्या है, L है, जिसकी लंबाई क्या है, L है। अब देखिए आगे क्या करते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ जो होता है तो इसे S1, S2 और S3 सरफेसों में क्या कर देते हैं, इसे बांट देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं इस गॉसियन पृष्ठ के दो समतल पृष्ठ S1 व S2 क्या हैं, दो समतल पृष्ठ हैं, ऊपर वाला भी समतल है और नीचे वाला भी समतल है। दो समतल पृष्ठ S1 व S2, जबकि S3 एक वक्र पृष्ठ होता है, अब देखिए यहां पे क्या है कि ऊपर वाला जो सरफेस है वो क्या है,
ऊपर वाला समतल पृष्ठ होगा, नीचे वाला के भी कैसा होगा, समतल पृष्ठ होगा, और ये वाला जो होता है यहाँ पर कैसा होता है, वक्र पृष्ठ होता है। अब देखें, इससे मान लेते हैं हम पहले S1 के लिए, यानी समतल पृष्ठ S1 के लिए करें यहाँ पर, तो कुल वैद्युत फलस्क के बारे में, और यहाँ पर जो लिया है एरिया वो कितना लिया है, DA। तो इन दोनों के बीच जो कोण है वो कितना है, d फाई ई, यानी कि यहाँ पे दे रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और DA वेक्टर, यानी जो कि क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। इन दोनों के जो बीच कोण है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे कर लेते हैं समतल पृष्ठ S1, समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाला, समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाला विद्युत फलस्क देखिए कितना होता है। यहां पर अगर बात करने लगे S1 के लिए तो इसे कितना मान लेंगे, फाई1, और फाई1 जो होता है तो बराबर कितना हो जाता है, यहाँ पे होता है E वेक्टर और डॉट DA वेक्टर होता है। अब इसका अगर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, कोस आ जाता है। यानी इसका क्या कर दो, अगर इंटीग्रेशन इधर संपूर्ण के लिए है, पूरे के लिए, तो क्या आ जाता है, E आ जाता है और DA होता है, और इन दोनों के जो बीच कोण बनता है वो कितने का होता है, कोस आ जाता है। और थीटा की जगह कितना रख देते हैं यहाँ पर, 90 डिग्री। अब यहाँ पे रख देंगे कितना, तो ये दे रखा है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो होता है E और DA हो जाता है, और इसकी जगह रख देते हैं कोस कितना, 90 डिग्री। यहाँ पर हो जाता है कोस 90 डिग्री सरफेस S1 के लिए। जब 90 डिग्री हो जाता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी मिल जाती है, 0। कोस 90 की वैल्यू होती है 0। यहाँ पर प्राप्त हो गया हमें फाई1 मिल गया, कितना हो गया, 1। अब करते हैं कौन से के लिए, सरफेस पृष्ठ S2 के लिए। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं। यहां पर लिख देते हैं S2 के लिए, यानी समतल पृष्ठ S2 के लिए कितना हो जाता है, देखिए तो यहाँ पर हो जाता है फाई2 बराबर कितना होता है, E वेक्टर और डॉट DA वेक्टर होता है, और इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। जब इसे डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, यहाँ पे E आ जाता है और DA, और यहाँ पे होता है कोस थीटा। लेकिन थीटा के जो बीच यानी कि कोण है वो कितना है, इन दोनों के जो बीच कोण बना है वो भी कितना होता है, 90 डिग्री। जब यहाँ पे 90 रखते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, DA और कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो सभी को क्या कर देता है, ये 0, यानी फाई2 भी कितना मिल गया हमें, 0 मिल गया। अब बात करते हैं हम किसके लिए, कि समतल पृष्ठ S3 के लिए। यहाँ पर कर लेते हैं ये, लेकिन समतल नहीं है, ये वक्र पृष्ठ है, तो यहाँ पर कर देते हैं वक्र पृष्ठ S3 से गुजरने वाला विद्युत फलस्क देखिए कितना होगा। तो यहाँ पे कितने से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई3 से प्रदर्शित कर देते हैं, और फाई3 बराबर हो जाता है कितना, E, और यहाँ पे डायरेक्ट कर दो अगर E DA, और यहाँ पे लिख देते हैं कोस थीटा, ये होता कोस थीटा। और यहाँ पर जो कोण बना है S3 के लिए तो कितना होता है, इन दोनों के बीच क्षेत्रफल सदिश और E वेक्टर के बीच कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख देते हैं E DA, और यहाँ पे होता है कितना, कोस 0 डिग्री। देखिए जब इसे आगे सोल्व करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है कि फाई3 और बराबर होता है कितना, E DA, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश थोड़ी ना इसका इंटीग्रेशन करते हैं, किसके अनुदिश करते हैं, एरिया के अनुदिश। लेकिन आपको पता है कि इससे गुजरने वाला विद्युत फलस्क कितना आया है, ऊपर के लिए सरफेस S1 के लिए 0 आया है, S2 के लिए भी 0 आया है, लेकिन किसके लिए आया है, केवल S3 के लिए। और अगर इस पे ऊपर ऊपर कपड़ा लगाओगे तो इसे क्या कहते हैं, इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता कितना है, तो ये होता है 2πRL। देखिए क्या होता है, 2πRL। तो यहाँ पे कितना लिख देते हैं, इसका आ जाता है फाई3
3 और बराबर हो जाता है ई को बाहर निकाल लिया जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है DA। जब इसका इंटीग्रेशन किया है तो यहाँ पे कितना आ जाता है 2πRL ये होता है और हमको प्राप्त हो गया कितना φ3 ये प्राप्त हो जाता है। अब लिख देते हैं कुल विद्युत फलक। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कुल विद्युत फलक। कुल विद्युत फलक, कुल विद्युत फलक देखिए कितना होगा, तो इसे किससे प्रदर्शित कर देते हैं, अगर फाई से कर दें तो फाई बराबर किसके होगा, φ1 के बराबर φ1 होगा और प्लस किया हो जाएगा यहाँ पे φ2 हो जाएगा और प्लस φ3 हो जाता है, इसे φe हो जाएगा इलेक्ट्रिक फलक के लिए अगर करें तो। यहाँ पे आगे इसकी जब वैल्यू रखते हैं तो इसका मान कितना आया है φ1 के लिए, यहाँ पर कितना था 0 फलक निकलते हैं, यहाँ के लिए भी कितना था 0 निकलते हैं क्योंकि 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे कितना होता है तो ये होता है, यहाँ पे हमने अभी निकाला है φ3 बराबर आ जाता है किसका E और क्रॉस में आ जाता है 2πRL ये होता है। और यहाँ पे क्या चला हुआ है φe चलता है, यहाँ पे φe को ऐसे ही चलते रहने देते हैं और यहाँ पे कितना हो जाता है यह E और क्रॉस में मिलता है 2πRL। अब देखिए आगे क्या करते हैं, हम जब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं गॉस की प्रमेय से, यहाँ पे लिख देते हैं गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय देखिए क्या होती है, तो गॉस की प्रमेय होती है आपने पीछे पढ़ी होगी φe बराबर होता है Q/ε0 ये होता है देखिए। और जब गॉस की प्रमेय ये होती है तो यहाँ पर क्या रखना होता है, Q का वैल्यू रखनी होती है जो कि रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पर होता है लैम्डा बराबर Q/L होता है। और इससे अगर किसका मान निकालते हैं, अगर Q की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिल जाता है Q बराबर हो जाता है लैम्डा L, यानी कि लैम्डा की L से क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। जब यहाँ पे रखते हैं तो कितना मिलता है, ये मिल जाता है φe और बराबर हो जाता है Q की जगह कितना रख दें लैम्डा L अपॉन में हो जाता है ε0। देखिए ये होता है और ये होती है समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 का जो LHS है वो क्या है, इस वाले LHS के बराबर है, दोनों LHS बराबर हैं और जब LHS बराबर हैं तो RHS भी कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 में समीकरण 2 से, या φe का मान यहाँ से रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाता है E क्रॉस में क्या है 2πRL, ये मिलता है 2πRL और बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है लैम्डा L अपॉन ε0। एक L से एक L क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, लेकिन हमको क्या निकालनी होती है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो E को यहीं पर रहने देते हैं, बाकी को इसके नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाता है E तो यहीं पर रहेगा, ऊपर क्या बचता है केवल लैम्डा और नीचे क्या आ जाता है, इसे 2 को भी नीचे ले जाओगे और पाई भी नीचे चला जाएगा और R भी आएगा, लेकिन उससे पहले क्या लिख दो ε0 और यहाँ पे क्या आ जाता है R। देखिए ये होता है आपका जो कि होता है अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं या फिर 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से नीचे भी कर देते हैं, तो आपको फिर बाद में मिलता है ये जो वैल्यू मिलती है, या करके लिख सकते हैं इसे कि E बराबर हो जाता है 2 से ऊपर भी गुणा कर देते हैं और नीचे भी, तो कितना हो जाता है 4πε0 होता है। देखिए अगर इसमें गुणा कर देते हैं 2 से तो 2 दूनी कितना हो जाता है 4 आ जाता है, तो 4πε0 और ऊपर मिल जाता है कितना 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करी है तो 2 लैम्डा और अपॉन में क्या बचता है केवल R होता है। ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो यही होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अगर नहीं लिया है तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके और पूरा आपका कोर्स हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।